आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है। इसका पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने पे तुरंत मिल जाएगा। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, तो आप लोग हेडिंग लिख लो, फ्रेश पेज ले लो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में बेटा हमको क्या करना है? चैप्टर में सबसे पहले हमको इसके फंडामेंटल्स देखने हैं। ठीक है। मैं आपको फ्लो बता रहा हूं, हम लोग ये चैप्टर किस तरीके से सीखेंगे। इसके पहले हम लोग फंडामेंटल्स करेंगे, राइट। फंडामेंटल्स के अंदर क्या, तो फंडामेंटल्स में पार्टनरशिप फर्म किसको बोलते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो हम लोग इसका क्विक रिवीजन करेंगे। फंडामेंटल्स में और क्या आता, तो फंडामेंटल्स के अंदर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना पड़ता है। लोन अगर लिया पार्टनर से तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। कुछ पार्टनर को गारंटीड प्रॉफिट देना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा। हाँ, ये हमको सीखनी है, राइट। और इसकी अकाउंटिंग भी हमको सीखना है। जैसे अगर हम लोग पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और उसकी जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कैसे कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसकी जर्नल एंट्री, राइट। फिर पार्टनर से लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना और उसकी जर्नल एंट्री। कोई पार्टनर को हमको गारंटीड प्रॉफिट देना होता है। गारंटीड का मतलब प्रॉफिट हो कि ना हो, उस पार्टनर को मुझे इतना प्रॉफिट कंपलसरी देना पड़ेगा। ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है और उसके एंट्रीज कैसा, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा। ये हम लोग फंडामेंटल्स में देखेंगे। उसके बाद हम लोग गुडविल गुडविल का वैल्यूएशन सीखेंगे। गुडविल को कैसे वैल्यूएशन करना, गुडविल का वैल्यू कैसे करना, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है। आप लोगों ने 11th में 12th में ये सीखा होगा कि गुडविल का वैल्यूएशन दो मेथड से होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना, अगर किसी को याद आ रहा होगा तो। ठीक है। यहां पे हमको 5 मेथड सीखने हैं बेटा। देर आर 5 मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। तो मैं आपको पूरे पांचों मेथड सिखाऊंगा। हाँ, ये गुडविल का वैल्यूएशन क्यों जरूरी है करना, क्योंकि जब कोई पार्टनर का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होता है ना, उस टाइम पे हमको, अगर एडमिशन हो रहा है तो उससे हम गुडविल का शेयर लेते हैं। रिटायरमेंट, डेथ होता है तो उसको गुडविल में से शेयर देना पड़ता है, राइट। तो इसके लिए हमको ये करना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग ये करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एडमिशन। अगर कोई नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या कोई ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी ओल्ड पार्टनर की डेथ हो रही है, राइट। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एग्रीमेंट में चेंज होना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होना। एग्रीमेंट चेंज कब होता, जब कोई नया पार्टनर आया या कोई पुराना पार्टनर छोड़ के चला गया, राइट। इतना हमको सीखना है ये टॉपिक के अंदर। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फंडामेंटल्स। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 2 एक दिन ये चलेगा फंडामेंटल्स, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, गुडविल वैल्यूएशन करेंगे, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन आपको अभी फोकस करना है फंडामेंटल्स पर। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, राइट। देखो, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। According to Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, the term partnership is the relation between two or more person who have agreed. अब यहाँ पे वर्ड कौन से इंपॉर्टेंट है, टू और मोर पर्सन, अग्रीड, शेयर प्रॉफिट, राइट, ऑफ अ बिजनेस
हाँ, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? पार्टनरशिप होने के लिए सबसे पहले एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। देखो, 2 और मोर पर्सन। एक अकेला बंदा पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता, कम से कम 2 लोग चाहिए। पहला पॉइंट याद रखो। दूसरा, हु हैव अग्रीड। हु हैव अग्रीड। अग्रीड का मतलब होता है बेटा कि उनके आपस में अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, राइट। जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। ओरल अग्रीमेंट है, चल जाएगा, पर अग्रीमेंट होना जरूरी है। किस बात का अग्रीमेंट? टू शेयर द प्रॉफिट। बहुत क्लियरली बोला है बेटा, टू शेयर द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा उसका अग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को कैसे बांटेंगे, ये अगर अग्रीमेंट में नहीं है तो भी चलता है, तो भी चलेगा। पर प्रॉफिट को कैसे बांटना, ये अग्रीमेंट में होना चाहिए। हाँ। उसके बाद, किसका? बिजनेस का। मतलब सिंपल है बेटा कि पार्टनरशिप फर्म बिजनेस है तो होता है। बिजनेस कहा जाता है वहां पे कि जहां पे प्रॉफिट कमाना हमारा मोटिव है, राइट। कमर्शियल काम कर रहे हैं हम लोग। ट्रेडिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है ना। सर्विस दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने टीचिंग में भी पार्टनरशिप होती है। सीए होता है, सीए में भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, राइट। तो जो भी आप काम करो, बिजनेस होना चाहिए, मतलब आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, राइट। चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं होती। चैरिटेबल, रिलीजियस पर्पस, जहां प्रॉफिट मोटिव नहीं है वहां पे पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ठीक है। तो बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद क्या दिया है बेटा? कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है कि जितने पार्टनर है सबने मिलके बिजनेस चलाना चाहिए। जैसे मैं बोलूं, समझो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। तो तीनों मिलकर चला रहे बिजनेस, ठीक है। ऐसा हो सकता है। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ए अकेला एक्टिव पार्टनर है और ये दोनों भी स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब कि उन्होंने बिजनेस में पैसा तो लगाया पर वो आते नहीं। बिजनेस में वो लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते, मीटिंग्स में भी नहीं आते, कुछ भी नहीं, खाली इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने तो प्रॉफिट में से उनको शेयर तो मिलता है, पर वो पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट। एक्टिव पार्टनर वो होता है कि जो पार्टिसिपेट करता है, मीटिंग्स में आता है, डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो हो सकता है कि तीनों मिलकर चला रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक या कोई दो पूरा फर्म चला रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप फर्म होने के लिए बेटा एक से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, आपस में अग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अग्रीमेंट में होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए तो पार्टनरशिप होती है। और वो पार्टनरशिप फर्म सारे मिलकर चलाएंगे। हो सकता है कोई एक बाकी सबके बिहाफ पे चला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। वही सारे पॉइंट यहाँ पे आपको दिए हैं, देखो। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, कम से कम 2 लोग होना चाहिए, ठीक है। एक बार रीड करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देखो। देर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब पार्टनरशिप में वैसे ही पर्सन को आप पार्टनर बना सकते हो जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट किसको बोलते हैं? कि जो दिमागी तौर पर साउंड है, साउंड माइंड का पर्सन है, राइट। तो कौन कौन पार्टनरशिप करने के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब किसको हम लोग पार्टनरशिप में एडमिट नहीं कर सकते? तो माइनर को नहीं कर सकते। माइनर को नहीं कर सकते हैं, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, हम लोग बाद में देखेंगे, राइट। तो माइनर को नहीं कर सकते। कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, मतलब दिमागी तौर पर उतना साउंड नहीं है, राइट। लुनाटिक बोल सकते हैं इसको, इडियट बोल सकते हैं, हाँ। ये इसको पार्टनर नहीं बना सकते। तो जब भी आप पार्टनर बना रहे हो किसी को, तो देखो वो कहीं इडियट तो नहीं है, है ना। इडियट रहा तो मत बनाओ। उसके बाद
पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। अगर कोई पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालिफाई कर दिया है, राइट, जैसे जैसे कोई क्रिमिनल है तो उसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, या लॉ ने डिस्क्वालिफाई कर दिया, लॉ ने बोला कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया हुआ है, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है, अग्रीमेंट होना चाहिए, मैंने आपको बताया। रिटर्न भी चलेगा, ओरल भी चलेगा। ठीक है, पर रिटर्न रहा तो बेटर है। हाँ, और ये पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। राइट, रजिस्टर्ड रहा तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे वो किसी पे केस कर सकता है, किसी ने धोखा दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो वो किसी के ऊपर स्यू कर सकते हैं किसी को वो लोग। हाँ, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है बेटा, अनरजिस्टर्ड है, तो फिर वो किसी पे केस नहीं कर सकते। पर दूसरा कोई रजिस्टर्ड है बंदा, तो वो हम पे केस जरूर कर सकता है। राइट, तो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। रजिस्टर्ड होने के थोड़े से फायदे हैं। बिजनेस होना चाहिए, मैंने आपको बताया। राइट, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, उसके लिए पार्टनरशिप हो रहा है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ, मतलब कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंदर प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, ये रेशियो आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए। लॉस कैसे बांटा जाएगा, ये नहीं भी है तो भी चलता। उसका रीजन ये है बेटा कि यहां मैंने बताया था कि पहले तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि माइनर को हम पार्टनरशिप में एग्री एडमिट नहीं कर सकते, पहले ये बताया गया है ना। लेकिन माइनर को एक्सेप्शनल केसेस में पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है। राइट, अगर उसको एडमिट करने से पार्टनरशिप फर्म का फायदा हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो हम माइनर को एडमिट कर सकते हैं, एक्सेप्शनल केस है ये। लेकिन जब अगर आपने माइनर को एडमिट किया, तो फिर उसको प्रॉफिट में से शेयर दो, प्रॉफिट हुआ तो शेयर दो, लेकिन लॉस हुआ तो लॉस आप लोग माइनर को नहीं बांट सकते। ठीक है, इसीलिए इसीलिए पार्टनरशिप के डेफिनेशन के अंदर क्लियरली बोला है कि प्रॉफिट शेयर करो, लॉस कैसे शेयर करना वो आप देख लो, आपस की बात, अग्रीमेंट में नहीं है तो भी चलेगा। सिंपल सा मतलब बेटा इसका कि माइनर को आप पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हो, एक्सेप्शनल केसेस है अगर आपका बेनिफिट हो रहा है तो, और वो भी टेम्पररीली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि माइनर को एडमिट कर दिया परमानेंटली। हाँ, तो माइनर को आप टेम्पररीली एडमिट कर सकते हो, लॉस में से शेयर आप उसको नहीं दे सकते। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे। देर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एन अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट डज नॉट नेसेसरीली मीन एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस। मतलब प्रॉफिट शेयर करने का एग्रीमेंट किया, इसका ये मतलब नहीं होता कि लॉस भी शेयर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। इन केस ऑफ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली एंड माइनर देर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, thus sharing of loss is not an essential element of partnership. म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है बेटा, मैंने यहां बताया था आपको कि तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे, हो सकता है तीनों के बिहाफ पे कोई एक बिजनेस चला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो मिस्टर ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया फर्म के बिहाफ पे, तो वो बी और सी को भी मानना पड़ेगा। राइट, ए ने अगर कुछ गलत किया तो उसके लिए बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। डी और सी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कुछ चेक साइन किया है, कुछ गलत किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, चेक बाउंस किया, उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। इसको म्यूचुअल एजेंसी कहा जाता है। मैं कुछ करूंगा तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, आप कुछ करेंगे उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। राइट, ईच पार्टनर, लास्ट लाइन देख लो, ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल इन द सेंस दैट ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। वो दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये सारे एसेंशियल फीचर्स थे। फर्म किसको बोलते हैं, पार्टनर किसको बोलते हैं, और फर्म नेम क्या होता है। राइट, सिंपल सिंपल बात है, फटाफट देखो। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर एंड कलेक्टिवली अ फर्म। राइट, अब तीन लोग मिलकर अगर कोई पार्टनरशिप चालू कर रहे हैं, तो उनको इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाएगा, लेकिन कलेक्टिवली फर्म। मतलब हमारे एग्जाम्पल में ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है,
लेकिन तीनों मिलाकर क्या है? तीनों मिलाकर पार्टनरशिप फर्म है। द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। जिस नाम से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है उसको फर्म नेम बोलते हैं। जनरली हमने देखा है बेटा कि मेसर्स से स्टार्ट होता है ना, मेसर्स एबीसीएन कंपनी, ऐसा। ठीक है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स, हाँ, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ एसोसिएशन और पार्टनरशिप इज 100। पहले इसका इसका लिमिट 10 और 20 हुआ करता था। हाँ, बैंकिंग बैंकिंग का अलग, नॉन बैंकिंग का अलग, ऐसा होता था। पर अब 2013 कंपनीज एक्ट आया 2013 में, तब इसकी लिमिट चेंज कर दी गई। तो पार्टनरशिप की 100 पार्टनर की लिमिट है मैक्सिमम। ठीक है। इसके बाद बेटा, अगर कोई प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे सीए हो गया, हाँ, सीएमए हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, या लॉयर हो गया बेटा, तो इनके लिए अपने अलग लॉज है। ठीक है। तो इनके लिए ये 100 की लिमिट नहीं है। ये 100 की लिमिट किसकी है? सिर्फ ऐसे पार्टनर्स कि जिनके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। उनके लिए 100 की लिमिट है। अब सीए है बेटा, तो सीए के लिए आईसीएआई बॉडी है। हाँ, सीएमए है तो सीएमए के लिए भी आईसीएमएआई नाम की बॉडी है। लॉयर्स के लिए भी उनका बार होता है, राइट। तो वो लोग अपने प्रोफेशन के लिए लॉज बनाते हैं, उनके लिए ये लिमिट नहीं है। प्रोविजंस अफेक्टिंग प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट। अब देखो, अगर अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी रहेगी वो हम लोग देख रहे हैं बेटा। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसको 2 स्टार 3 स्टार डाल के रखो इसको। हाँ, अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे लेना। ठीक है। ये आपको ट्रू और फॉल्स वगैरह में आ सकता है, और जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी ये काम में आएगा। ठीक है। तो पढ़ना बेटा, वेर देर इज नीदर पार्टनरशिप डिड नॉर एक्सप्रेस अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप डिड is there but it is silent on any matter, then the relevant provisions of the Indian Partnership Act 1932 would be applicable. Some of the provisions of the act which have a direct bearing on the accounting treatment of the following items are as follows. ठीक है। अब समझो बेटा, मान लो कि 3 पार्टनर है, इन्होंने अग्रीमेंट बनाया ही नहीं। पहली चीज, अग्रीमेंट बनाया ही नहीं। दूसरा, या तो अग्रीमेंट बनाया लेकिन वो अग्रीमेंट के अंदर वो टर्म या वो कंडीशन डाला ही नहीं, राइट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या फॉलो करेंगे? हाँ, समझो। पहला, सैलरी कमीशन टू अ पार्टनर। पार्टनर को सैलरी या पार्टनर को कमीशन देना कि नहीं देना। ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ेगा। पहले एक चीज आप लिखो, मैं नोट लिखा रहा हूं, आप लोग नोट लिखो। अग्रीमेंट अग्रीमेंट अगर है तो क्या करना, नहीं है तो क्या करना? अग्रीमेंट है तो क्या करेंगे, अग्रीमेंट नहीं है तो क्या करेंगे? अगर एग्रीमेंट है, फॉलो अग्रीमेंट, फॉलो अग्रीमेंट, इग्नोर लॉ। अगर अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट के अंदर जो जो दिया है वो आप फॉलो करो, राइट। लॉ को इग्नोर करो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को इग्नोर करो। ठीक है। लेकिन अगर अग्रीमेंट बनाया नहीं, हाँ, या फिर अग्रीमेंट बनाया, उसके अंदर वो क्लॉज डाला ही नहीं है हमने, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा,
अग्रीमेंट तो बनाया, पर अग्रीमेंट के अंदर ये लिखा ही नहीं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, फॉलो पार्टनरशिप एक्ट, फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932। अग्रीमेंट है तो जो अग्रीमेंट में दिया है वो फॉलो करो, अग्रीमेंट नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट बोलता है वो फॉलो करो। ठीक है, अब यहां पे वही पॉइंट देख रहे हैं बेटा कि अगर अग्रीमेंट नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, नो, नो, मतलब किसी भी पार्टनर को, राइट, हम कमीशन भी नहीं पे करेंगे, सैलरी भी नहीं पे करेंगे। अग्रीमेंट रहेगा तो पे करेंगे। अग्रीमेंट है और अग्रीमेंट में बोला हुआ है कि भाई फलाने पार्टनर को आप सैलरी दो या कमीशन दो, देंगे। अग्रीमेंट नहीं है अगर, तो फिर नो, नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं मिलना चाहिए। सेकंड, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, राइट, प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे शेयर करेंगे। अग्रीमेंट है तो जैसे अग्रीमेंट में दिया हुआ है आप फॉलो करो, राइट। अग्रीमेंट नहीं है बेटा, अग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। एक्ट बोलता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, राइट। अग्रीमेंट है तो जो है अग्रीमेंट में दिया है फॉलो करो, अग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना के नहीं देना, राइट। अग्रीमेंट है तो जितना अग्रीमेंट में बोला हुआ है उतना इंटरेस्ट दो। अग्रीमेंट में बोला हुआ है 20% इंटरेस्ट, 20% दो। 30% इंटरेस्ट, 30% दो। अग्रीमेंट में है तो जितना है उतना दो। अग्रीमेंट अगर नहीं है बेटा तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन, पहले लास्ट वाला देख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, राइट। पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा ड्रॉ किया, है ना, पैसा उठाया बोलेंगे, उस पार्टनर से हम इंटरेस्ट लेंगे क्या, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे क्या। अग्रीमेंट है तो जितना बोला हुआ है उतना ले लो। अग्रीमेंट नहीं है बेटा तो फिर आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं ले सकते। अग्रीमेंट है तो लो, नहीं है इंटरेस्ट नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस लोन बाय अ पार्टनर, अगर हमने किसी पार्टनर से लोन लिया है, अगर हमने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट कितना देंगे। अग्रीमेंट बोलता है कि 20% दो इंटरेस्ट, दो 20%। अग्रीमेंट बोलता है कि 30% दो, दो 30%। लेकिन अगर अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि 6% से ज्यादा देना नहीं, 6% पर एनम से ज्यादा इंटरेस्ट देना नहीं, उससे कम दो चलेगा, राइट। तो 6% इज द मैक्सिमम लिमिट। तो ये हमने क्या पढ़ा आप समझो, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि अग्रीमेंट है तो जो दिया है वो फॉलो करो अग्रीमेंट में, है ना, हमारे पास मत आओ। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो फिर हमारे पास आओ। अग्रीमेंट नहीं है तो क्या करना, पार्टनर को सैलरी भी नहीं देंगे, कमीशन भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से ज्यादा नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे। मतलब कहां कहां नो है बेटा, सैलरी कमीशन नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा,
और लोन लिया है किसी से तो 6% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, एक बार खाली इसको रीड कर लेते हैं। देखो, some other important provisions of the act. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है। No suit can be filed by the unregistered firm or its partner, but a third party can file a suit against the unregistered firm. मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया था, अगर रजिस्ट्रेशन करवा लो तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो, पर अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आप किसी पे केस नहीं कर सकते हो, पर दूसरा आप पे केस कर सकता है। थर्ड पॉइंट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर द टाइम बीइंग a minor can be admitted to the benefit of partnership. सेक्शन 30 आपको एक बार रेफर करना है तो कर लेना। ठीक है। क्या बोला हुआ है सेक्शन 30 के अंदर? सारे पार्टनर के कंसेंट से, कंसेंट मतलब सबकी सहमति लेकर, एक माइनर को, 18 साल से कम वाले पर्सन को पार्टनरशिप में हम ले सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग बोला हुआ है। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है टेम्पररीली। ठीक है। हाँ, अगर आपने उसको ले लिया तो फिर आप उसको प्रॉफिट में से शेयर दे सकते हो, लॉस में से शेयर नहीं दे सकते। उसके बाद, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। मतलब ये बेटा कि जब कोई नए पार्टनर को बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना है, राइट, मान लो तीन पार्टनर है, ए बी और सी, राइट, एक नया पार्टनर है मिस्टर डी। मिस्टर डी को एडमिट करना है, तो एडमिट करना है तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि कोई एग्रीमेंट किया हुआ है क्या पहले से, कि आज से इतने दिन बाद इस तारीख को मिस्टर डी को एडमिट कर लेंगे। अगर एग्रीमेंट किया हुआ है तो फिर आप वो पार्टनर को एडमिट कर लो, किसी पार्टनर को पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है पहले से तो फिर आपको सारे पार्टनर की सहमति लेकर नए पार्टनर को एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद, a partner may retire from the firm either with the consent of all other partner or in accordance with an express agreement among the partner. एडमिशन के जैसा ही सेम पॉइंट है। किसी को रिटायर होना है बेटा, तो अगर एग्रीमेंट किया हुआ है ना, कि मैं 60 की एज अगर आ जाती है तो वो रिटायर हो जाएगा, एग्रीमेंट किया हुआ है तो हो जाएगा, किसी के कंसेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अग्रीमेंट नहीं है तो सारे पार्टनर अगर एग्री हो रहे हैं, मान रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं, तो उसका रिटायरमेंट हो सकता। ठीक है। डेथ के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अग्रीमेंट किया हुआ है ना, और किसी के कंसेंट की भी जरूरत नहीं है डेथ के लिए, तो इसलिए एडमिशन रिटायरमेंट के लिए ये पॉइंट सेम है। अगला, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टनर अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टनर्स, मतलब वही कि अगर पार्टनर्स ने अग्रीमेंट करके रखा है क्या, कि किसी भी पार्टनर की डेथ होती है हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा, अगर ऐसा अग्रीमेंट किया हुआ है तो अच्छी बात है, तो हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा डेथ पर भी। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो फर्म डिसॉल्व माना जाता है। वो अलग बात है कि हम बिजनेस एक्चुअली बंद नहीं करते, नया एग्रीमेंट बना लेते, राइट। जो पार्टनर की डेथ हुई उसको उसका कंपनसेशन दे देते हैं उसके फैमिली मेंबर्स को, और बाकी हमारा बिजनेस चलते रहता। पर उसको हमको पहले डिसॉल्व करना है, मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म करना है, नया एग्रीमेंट बनाना है। ठीक है। अब यहां से हमारा काम का पार्ट चालू हो रहा है। ठीक है। हमको क्या क्या सीखना है? तो हमको सीखना है बेटा, आपको ये चैप्टर के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना और उसका जर्नल एंट्री, ये आपको आना चाहिए। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना और उसकी जर्नल एंट्रीज। दो, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये आना चाहिए। चौथा,
अगर किसी पार्टनर को गारंटीड प्रॉफिट हमने प्रॉमिस किया हुआ है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करना। ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है ये भी हम लोग इसमें देख लेंगे। और इसी के अंदर टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के दो टाइप से आपको मालूम है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, है ना। फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अगर आपने सुना होगा। ठीक है। तो ये हम लोग इसमें कवर करेंगे हमारे फंडामेंटल्स के अंदर। इसमें से पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी हमने यहाँ पे रीड किया था, अभी हमने यहाँ पे रीड किया था। ठीक है। अगर अग्रीमेंट है, ध्यान से सुनो, अगर अग्रीमेंट है तो फिर पार्टनर्स पार्टनर्स से ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम लेने वाले हैं। मतलब अग्रीमेंट में दिया हुआ है कि पार्टनर से हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे, 5%, 8%, 10%, उतना लेंगे। ठीक है। तो फिर इंटरेस्ट हम लेंगे। अगर अग्रीमेंट नहीं बनाया है बेटा तो फिर हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ले सकते, एक्ट ये बोलता है। ठीक है। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं बेटा, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि मान लो कि अग्रीमेंट है ना, अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट है, तो अब इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करना वो हम लोग देख रहे हैं। उसके बहुत सारे केसेस है बेटा। हाँ, तो देखो, सबसे पहली बात आप ये समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम ऑफ फर्म। पार्टनरशिप फर्म का ये इनकम है, क्योंकि ड्राइंग पे इनको इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है। इतना याद रखो। आगे देखते हैं। अब होता क्या है बेटा, पार्टनर्स पार्टनर्स ने पैसा बिजनेस से ड्रॉ किया, राइट। इसमें ना अलग अलग पॉसिबिलिटी है, जैसे कि कोई पार्टनर हर महीने सेम अमाउंट ड्रॉ करता होगा, ये एक पॉसिबिलिटी। कोई पार्टनर रैंडमली कभी भी कितना भी अमाउंट बिजनेस से ड्रॉ कर रहा है, कभी 5,000 ले लिया, कभी 10,000 ले लिया, है ना, राइट। कोई पार्टनर हर महीने सेम डेट को पैसे ले रहा है, राइट, लेकिन डिफरेंट अमाउंट ले रहा है, ऐसे भी हो सकता है ना। बहुत सारी इसमें पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। हाँ, पहला पहला खाली मैं आपको केस समझा रहा हूं, राइट। उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करना वो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। हाँ, देखो, वेर डेट्स ऑफ ड्राइंग्स एंड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट वेरियस डेट्स आर क्लियरली स्टेटेड। हाँ, मतलब कि पार्टनर ने कितना ड्रॉ किया, वो अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस दिन किया ये भी दिया हुआ है। मतलब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है बेटा, डेट ऑफ ड्राइंग है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग ये भी है। अगर ये दोनों चीजें हमको क्वेश्चन में दिए हुई है, डेट्स और अमाउंट, तो हमको उसको प्रोडक्ट मेथड से करना है। ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड से कैसे करना, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं। हाँ, एवरेज ड्यू डेट जब हमने किया था बेटा, तब हमने ये ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है, एवरेज ड्यू डेट के टाइम पर। ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, आपको रिमाइंड हो जाएगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखना स्टार्ट करो बेटा, पहले आप लोग हेडिंग लिख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हेडिंग लिख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। एग्जाम्पल लिखना बेटा। एग्जाम्पल, अ पार्टनर हैज ड्रॉन फॉलोइंग अमाउंट, फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फाइंड इंटरेस्ट
ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। क्वेश्चन लिखना बेटा, डेट, अमाउंट। डेट लिखो पहले। 1 फेब को 30,000 रुपीज उसने ड्रॉ किया। 1 मार्च को 20,000। 30 जून को 10,000 और 1 दिसंबर को 10,000। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 December each year. Books are closed on 31 December each year. ठीक है। अब देखो बेटा, हम लोग कॉमर्स वाले बच्चे हैं, है ना। हमको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आना ही चाहिए। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपको ये प्रोडक्ट मेथड नहीं भी आता है ना, तो भी आपको इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए। कैसे, देखो। उसने 1 फरवरी को 30,000 ड्रॉ किया, राइट, ड्राइंग किया। उसको ड्राइंग कब करना था पता है? कोई भी पार्टनर को ड्राइंग कब करना होता है? कोई भी पार्टनर को ड्राइंग करना होता है ईयर एंड पे। जब फाइनल अकाउंट बन जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, वो प्रॉफिट बांट दिया जाता है। प्रॉफिट बांटने के बाद ड्राइंग कर सकता है वो। ठीक है। पर अगर किसी ने ईयर एंड के पहले ड्रॉ किया है बेटा, तो ये समझो उसने एडवांस में ड्राइंग किया हुआ है। एडवांस में ड्राइंग किया है तो फिर उसको इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो 1 फरवरी को 30,000 रुपीज का उसने ड्रॉ किया। कितना महीना पहले? 31 दिसंबर से कितना महीना पहले? 11 महीना पहले, राइट। तो 30,000 पे बेटा 11 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है, आप मुझे बताओ, 12% से। 30,000 पे 11 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है, राइट। मैं करता हूं फटाफट, आप लोग लिखना मत। हम खाली क्रॉस चेक करने के लिए कर रहे हैं। 30,000 पे 12% मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 12। आप लोग लिखना मत। देखो ऐसा करना पड़ेगा बेटा। 30,000 पे 12%, 11 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, इंटू 11/2। हाँ, 3,300 रुपीज का इंटरेस्ट। फिर वो पार्टनर ने बेटा 20,000 रुपए का ड्राइंग किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। पर उसने ड्राइंग किया है 1 मार्च को। हाँ, तो हमको देखना है 1 मार्च से 31 दिसंबर कितने मंथ होते हैं। 10 महीने होते बेटा। जनवरी फरवरी छोड़ दो ना, 1 मार्च से काउंट करो, 10 महीने होते हैं। 20,000 पे 12% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। 2,000 रुपए का इंटरेस्ट होता है बेटा। हाँ। उसके बाद उसने 10,000 रुपीज का ड्राइंग किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, लिखना मत। 30 जून को किया बेटा। 30 जून से आप काउंट करो 31 दिसंबर तक, 6 महीने होते हैं। इंटरेस्ट 600 रुपीज आएगा। उसने बेटा फिर 10,000 रुपए का ड्राइंग किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। ये उसने 1 दिसंबर को किया, मतलब 1 महीना पहले। 31 दिसंबर को करता तो चलता था। 1 महीना पहले किया उसने, एडवांस में 1 महीने का इंटरेस्ट 100 रुपए, राइट। टोटल इंटरेस्ट हमको उस पार्टनर से कितना लेना है? 6,000 लेना है बेटा। 6,000 लेना है। ये बराबर है क्या? पर हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करने वाले हैं।
इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा डिफरेंट रहेगा। हमको प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना है। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड। ये तरीका रॉन्ग नहीं है, ये तरीका रॉन्ग नहीं है, पर इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम जाता। इसमें हमको हर एक अमाउंट का सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। राइट। हमारा आंसर कैसे रहेगा आप देखो। अब स्टार्ट करो बेटा मेरे साथ, आप लोग स्टार्ट करो आंसर। हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 30,000 का उसने ड्रॉ किया था, ड्राइंग किया था 1 फरवरी को, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग मंथ से। रिमेनिंग मंथ यानी 1 फरवरी से 31 दिसंबर, कितने मंथ्स है? 11। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो। राइट। मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है बेटा, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। हमने मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट लाया, ये प्रोडक्ट है। उसके बाद देखना बेटा, 1 मार्च को 20,000 का ड्रॉ किया, ठीक है। और रिमेनिंग मंथ कितना है? 1 मार्च से आप देखो रिमेनिंग मंथ कितने हैं? 10। 2 लाख रुपीज को हम बोलेंगे प्रोडक्ट। आपको हेडिंग में लिखना है तो लिख लो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 30 जून को बेटा लिखना है आपको मेरे साथ, 30 जून को 10,000 का ड्राइंग किया। 30 जून को किया, 30 जून से 31 दिसंबर, 6 महीने बाकी है बेटा। 6 महीने से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 60,000 रुपीज। उसके बाद 1 दिसंबर को 10,000 का ड्राइंग किया, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 महीना बाकी है। 1 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 होता है। ये टोटल प्रोडक्ट करना कितना होता है? 3,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 10,000, ये आता है बेटा 6 लाख। टोटल प्रोडक्ट आता है 6 लाख। टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 6 लाख। ठीक है। अब देखो इस पे इंटरेस्ट कैसे करेंगे। हाँ, हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 6 लाख है ना, प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, उसका 12% निकालेंगे 1 महीने का। 6 लाख पे 12% निकालेंगे 1 महीने का, इंटू 1/12। अब कितना होता है देखो, 6,000 रुपये आएगा। मतलब हमको वो पार्टनर से बेटा 6,000 रुपये का इंटरेस्ट लेना है। जब हमने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था इंडिविजुअल, उतना ही आया था। दिख रहा है? दिस इज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने 1 मंथ का इंटरेस्ट क्यों निकाला। राइट, 1 मंथ का इंटरेस्ट क्यों निकाला? तो आप ये समझो बेटा, आप ये समझो कि जब भी हम अमाउंट को रिमेनिंग मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है ना, ये प्रोडक्ट, आप ये समझो कि वो पार्टनर ने अगर 30,000 का ड्राइंग किया है 11 महीने के लिए, तो 3,30,000 रुपीज जो है ना प्रोडक्ट, ये ड्राइंग है 1 महीने का। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, प्रोडक्ट लाते हैं ना, तो प्रोडक्ट लाने से, प्रोडक्ट मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट 1 मंथ ड्राइंग। ये प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा इक्विवेलेंट 1 मंथ ड्राइंग। मतलब 30,000 अगर 11 महीने के लिए ड्रॉ किया, तो 3,30,000 1 महीने के लिए हुआ। आप देखो 30,000 का 11 महीने का जो इंटरेस्ट है, 30,000 का 11 महीने का इंटरेस्ट 3,300 आएगा। 30,000 का 11 महीने का इंटरेस्ट 3,300 आएगा। तो 3,30,000 का 1 महीने का इंटरेस्ट भी इतना ही आएगा। समझ रहे हैं?
30,000 का 11 महीने का इंटरेस्ट जितना आएगा, 3,30,000 का एक महीने का इंटरेस्ट उतना ही आएगा, राइट। जब हम लोग प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो वो एक महीने का बन जाता है, पूरा ड्राइंग एक महीने का बन जाता है। अगर मैं नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करूं ना, अगर मैं मंथ की जगह, तो यहां मैंने 11 महीने से मल्टीप्लाई किया, तो अब 11 से मल्टीप्लाई मत करो, रिमेनिंग डेज से मल्टीप्लाई करो ना। 1 फरवरी से 31 दिसंबर रिमेनिंग डेज से मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं रिमेनिंग डेज से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट आएगा ना बेटा, ये एक दिन का ड्राइंग आएगा, इक्विवेलेंट एक दिन का ड्राइंग। तो इसका रिमेनिंग डेज का इंटरेस्ट और इसका एक दिन का इंटरेस्ट सेम आता, राइट। इसीलिए हमने ये एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया, हाँ, केस नंबर 1 क्या है, जब ड्राइंग्स की डेट्स, सुफियान, सर हमेशा ऐसे ही करेंगे, 1 मंथ से ही वो करेंगे। हमेशा 1 मंथ का ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रिमेनिंग मंथ से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर आपने रिमेनिंग डेज से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको 1 डे का निकालना पड़ेगा। हम्म। समझ रहा, यस सर। ये रिमेनिंग मंथ है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट रिमेनिंग यस। डेज से मल्टीप्लाई किया, तो 1 डे का निकालना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, इंटू 1/365। ठीक है, म्यूट कर लो बेटा। आ जाओ आगे। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2, where the dates of drawing made during the period of 12 months are not given, right। इसको बाद में कराता हूं मैं, इसको बाद में करते हैं। थर्ड देखो, where the fixed amount is drawn on the first day of every month during the period of 12 month, huh? Where the fixed amount is withdrawn on the first day of every month during the period of 12 month। मतलब क्या बेटा, कि किसी पार्टनर ने फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ किया, ठीक है। मतलब समझो कि हर महीने को 2,000 रुपए या हर महीने को 5,000 रुपए अमाउंट फिक्स्ड है, ठीक है। और ये उसने कब ड्रॉ किया, हर महीने की पहली तारीख को। मतलब जनवरी 1 को, फरवरी 1 को, है ना, फर्स्ट डे, राइट। मार्च 1, अप्रैल 1, हर महीने की पहली तारीख को अगर उसने फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ किया है, तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। द इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6.5 मंथ। हमको करना क्या है बेटा, उसके टोटल ड्रॉइंग पे, क्या बोला हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग पे 6.5 महीने का इंटरेस्ट आप उससे ले लो, एवरेज 6.5 महीने का, एवरेज 6.5 महीने का, ठीक है। देखो कैसे, इसका लॉजिक समझो क्या है। इसका लॉजिक ये है बेटा, उसने, मान लो कि हर महीने को 2,000 रुपए वो ड्रॉ कर रहा है, राइट। तो उसने जनवरी 1 को जो 2,000 रुपए ड्रॉ किए, उस पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट। अगर ये लॉजिक से जाओ, ये लॉजिक से जाओ, अगर जनवरी 1 को उसने ड्रॉ किया, तो उस पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा। फरवरी 1 को जो ड्रॉइंग किया, उस पे 11 महीने का इंटरेस्ट। मार्च 1 को जो ड्रॉ किया, उस पे 10 महीने का इंटरेस्ट। अप्रैल 1 को जो ड्रॉ किया, उस पे 9 महीने का इंटरेस्ट। ऐसे 12 बार करना पड़ेगा ना। तो किसी अमाउंट पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट ले रहे हैं हम लोग, 1 जनवरी वाले अमाउंट पे। और 1 दिसंबर को जो ड्रॉ करा होगा, उस पे एक ही महीने का इंटरेस्ट ले रहे, राइट। तो लॉजिक लॉजिक ये बोलता है कि आप 6.5 महीने का इंटरेस्ट ले लो, चलेगा। मतलब हर महीने का कैलकुलेट करते बैठना नहीं, 6.5 महीने का ले लो, राइट। ये 6.5 महीने कैसे आए, 6.5 महीने का लॉजिक क्या है। 6.5 महीने का लॉजिक ये है बेटा, साल में 12 महीने होते हैं, हाँ। उसने उसने जनवरी 1 को ड्रॉ किया,
सारा ड्राइंग उसका बिगिनिंग ऑफ द मंथ को हुआ है, मतलब ये समझो कि वो हर एक ड्राइंग एक महीना पहले कर रहा है, तो +1। इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज आएगा 6.5, 6.5। 13 ÷ 2 करो, 6.5। साल में 12 महीने होते हैं, वो 12 लिया मैंने, और वो हर एक ड्राइंग उसकी बेटा बिगिनिंग ऑफ द मंथ को हो रही है, तो एक महीना हमने उसमें और मिला दिया। ठीक है। पॉइंट नंबर डी, where the fixed amount is withdrawn during the middle of every month during the period of 12 month। अब ये वाला पॉइंट सी के जैसा ही है। सी में क्या बोला था बेटा? सी में बोला हुआ था कि वो बंदा पार्टनर फिक्स अमाउंट ड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ को, है ना? तो यहां पे ये समझो कि वो फिक्स अमाउंट ड्रॉ कर रहा है मिडल ऑफ द मंथ को। मिडल ऑफ द मंथ मतलब 15 तारीख को या 16 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को या 16 तारीख को वो ड्रॉ कर रहा है, राइट? तो इसके लिए रूल क्या है बेटा? इसके लिए प्रिंसिपल ये है कि आप उसके टोटल ड्रॉइंग पे 6 महीने का इंटरेस्ट ले लो। टोटल ड्रॉइंग पे 6 महीने का इंटरेस्ट। 6 महीने कैसे आया? 12 महीने होते हैं, ÷ 2। 6 महीने का इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि किसी मंथ किसी अमाउंट पे 12 महीने का इंटरेस्ट ले रहे उससे हम लोग, तो किसी अमाउंट पे 1 महीने का भी ले रहे, है ना? तो प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप 6 महीने का इंटरेस्ट उससे ऑन एन एवरेज ले लो। ई, अगर कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट का ड्राइंग कर रहा है, फिक्स्ड अमाउंट का ड्राइंग कर रहा है ना, हर महीने सेम अमाउंट का ड्राइंग, लेकिन लास्ट डे ऑफ द मंथ को कर रहा है, 30 तारीख को या 31 तारीख को, राइट? तो लॉ ये बोलता है, प्रिंसिपल ये बोलता है कि उससे आप 5.5 महीने का इंटरेस्ट ले लो। ठीक है। 5.5 महीने कैसे आया? साल में 12 महीने होते हैं बेटा, और क्योंकि वो मंथ के एंड में ड्रॉ कर रहा ना, मंथ के एंड में मतलब वो एक महीना लेट ड्रॉ कर रहा है बेटा, तो एक महीना माइनस, ÷ 2। यहां पे हमने 12+1 क्यों किया था? क्योंकि वो ड्राइंग एक महीना पहले कर रहा है, पहली तारीख को कर रहा है ना, चलो 30 तारीख को करता समझ में आता था, पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो इसके लिए एक महीना इसमें और मिला दिया। यहाँ पे वो एक महीना लेट ड्रॉ कर रहा है ना, मंथ एंड पे ड्राइंग हो रही है, तो -1 कर दिया। चलो ठीक है बेटा, देखो ये 3 केस हम कैसे याद रखेंगे। अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द मंथ को ड्रॉ कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट, 6.5 महीने का इंटरेस्ट, मिडल ऑफ द मंथ में ड्रॉ कर रहा है, हाँ, 6 महीने का इंटरेस्ट, एंड ऑफ द मंथ को ड्रॉ कर रहा है, फिक्स्ड अमाउंट का ड्रॉइंग हो रहा है एंड ऑफ द मंथ को, 5.5 महीने का इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कैसे? हाँ, अब जहां 6.5 महीने का इंटरेस्ट ले रहे हैं बेटा, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप लोग टोटल ड्रॉइंग ले लेना, टोटल ड्रॉइंग। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। समझो कि कोई पार्टनर है, हर महीने को 2,000 रुपए ड्रॉ कर रहा है। हर महीने को 2,000 मतलब 12 महीने में 24,000 रुपए का ड्रॉइंग हो रहा है। यहाँ पे आपको 24,000 लेना है। उसके बाद हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 12% था, राइट? ये अब जो रेट रहेगा वो तो 12 महीने का रेट रहेगा बेटा। हमको 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना है, तो 6.5 ÷ 12। यहां पे कैसे होगा? टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 मंथ का लेना है, इंटू 6 ÷ 12। टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 महीने का लेना है, 5.5 ÷ 12। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट केस, वेयर द फिक्स अमाउंट इज ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखो यहां तक जो 3 केस थे ना बेटा, ये जो 3 केस थे, राइट, ये 3 केस क्या थे? बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, राइट? अब अगले जो 3 केस देख रहे हैं बेटा,
बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडल ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, राइट। देखो तीन को मैंने अलग अलग हाईलाइट किया है। ये ग्रीन वाला बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडल ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द क्वार्टर, राइट। तो अगर कोई पार्टनर साल में 4 बार ड्रॉ कर रहा है, उसकी ड्राइंग कितनी है बेटा, साल में 4 बार, ईच क्वार्टर, राइट। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, आप जो समझ रहे हो ना वो नहीं। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, मतलब साल में कितने क्वार्टर है बेटा, 4 क्वार्टर है, साल में 4 क्वार्टर है, मतलब वो पार्टनर साल में 4 बार ड्रॉ कर रहा है। एग्जाम्पल, कोई पार्टनर हर क्वार्टर को 5,000 रुपये ड्रॉ कर रहा है, हर 3 महीने को 5,000 रुपये ड्रॉ कर रहा है, मतलब वो साल में 4 बार 5-5 हजार ड्रॉ कर रहा है, मतलब 20,000 का ड्रॉइंग कर रहा है, 5-5 हजार 4 बार, राइट। लेकिन वो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर को कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, मिडल ऑफ द क्वार्टर को कर रहा है। यहाँ पे बोला है एंड ऑफ द क्वार्टर को कर रहा है, क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर के मिडल में, क्वार्टर के एंड में। अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग हो रही है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट हम उससे लेंगे। मिडल ऑफ द क्वार्टर को ड्राइंग कर रहा है, 6 महीने का लेंगे। एंड ऑफ द क्वार्टर को कर रहा है, 4.5 महीने का लेंगे। ठीक है। अब ये कैसे आया होगा, तो मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, 7.5 महीने कैसे आया होगा। साल में बेटा 12 महीने होते हैं, राइट। और वो क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉ कर रहा है, मतलब 3 महीना पहले ड्रॉ कर रहा है, तो +3 ÷ 2, एवरेज, एवरेज कर रहे बेटा हम लोग, 7.5 महीने होता है। यहाँ पे हमने +1 क्यों किया था, क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ को ड्रॉ कर रहा था, तो +1। यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर को ड्रॉ कर रहा है, तो +3, राइट। यहाँ पे तो हर क्वार्टर के बीच में कर रहा है, हर क्वार्टर के बीच में मतलब एवरेज हुआ ना, 12 ÷ 2, एवरेज, ना पहले ना बाद में, बीच में। हाँ, यहाँ पे क्या था बेटा, वो हर क्वार्टर के लास्ट डे को विड्रॉ कर रहा है, मतलब मान लो कि अपना पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, तो 31 मार्च को ड्रॉ कर रहा है। दूसरा क्वार्टर अप्रैल मई जून, तो जून के 30 तारीख को, ऐसा हर क्वार्टर के आखिरी तारीख को वो इक्वल अमाउंट ड्रॉ कर रहा है। तो साल में 12 महीने है बेटा, और क्योंकि वो क्वार्टर के एंड में ड्रॉ कर रहा है ना, तो -3 ÷ 2, 9 ÷ 2 करेंगे 4.5 आएगा, राइट। इंटरेस्ट निकालने का तरीका ये ऐसा ही रहेगा बेटा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट इंटू 7.5/12, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6 / 12, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 4.5/12, खत्म, राइट। एक केस मैंने छोड़ा था, ये बी वाला, ये देख लो, वेयर द डेट्स ऑफ ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ आर नॉट गिवन। अब एक पार्टनर है बेटा, उसने साल में 4 5 6 बार ड्रॉ किया पैसे, राइट। पर हर बार डेट बताई नहीं हमको, मतलब कभी भी ड्रॉ किया उसने, डेट हमारे पास है ही नहीं, डेट अवेलेबल ही नहीं है। देखो अगर मेरे पास डेट रहेंगी ना बेटा, मेरे पास अगर डेट है और अमाउंट भी है, तो मैं या तो ऐसा कर लूंगा, हर एक ड्राइंग का सेपरेट इंटरेस्ट, या फिर प्रोडक्ट मेथड रेकमेंडेड है, राइट। लेकिन बेटा मेरे पास डेट ही नहीं है, सिर्फ अमाउंट है। उसने 30,000 ड्रॉ करा, 20,000 करा, 10,000 करा, 10,000 करा, टोटल उसने कितना 70,000 ड्रॉ करा साल भर में, पर डेट ही नहीं है मेरे पास। तो डेट नहीं है तो आप प्रोडक्ट मेथड फॉलो नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करना, तो प्रिंसिपल बोलता है कि आप उससे 6 महीने का इंटरेस्ट ले लो, एवरेज, 6 महीने का इंटरेस्ट ले लो। ऐसा 6 महीने का क्यों, तो ये हो सकता है बेटा कि वो कोई अमाउंट
साल के बिगिनिंग में ड्रॉ कर रहा है 12 महीने पहले, और कोई अमाउंट साल के एंड में कर रहा होगा, तो किसी अमाउंट पे 12 महीने का इंटरेस्ट है, किसी अमाउंट पे 1 या 2 महीने का इंटरेस्ट है ना। तो ऑन एन एवरेज हम उससे 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट इंटू 6/12, मतलब ये मिडल वाला, यही मिडल वाला फॉर्मूला बनेगा। टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज, 6 महीने का इंटरेस्ट उससे ले लो। राइट, मैं आपको क्विकली रिवाइज करा रहा हूं बेटा, ऑलरेडी हमारा टाइम के ऊपर चला गया है। हाँ, तो क्विकली एक बार रिवाइज करा रहा हूं। देखो, डेट भी दिया हुआ है, अलग अलग ड्राइंग के अमाउंट भी दिए हैं, प्रोडक्ट मेथड फॉलो करो। अलग अलग अमाउंट्स है ड्राइंग के, पर डेट नहीं है, तो एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट उससे ले लो सारी ड्राइंग पे, सारे ड्राइंग पे। हाँ, अगर वो फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ कर रहा है मंथ के बिगिनिंग में, 6.5 महीने का इंटरेस्ट लो। अगर वो फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ कर रहा है मिडल ऑफ द एवरी मंथ, 6 महीने का इंटरेस्ट। फिक्स अमाउंट ड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, 5.5 महीने का इंटरेस्ट लो। फिक्स अमाउंट ड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, 7.5 महीने का इंटरेस्ट लो। फिक्स अमाउंट ड्रॉ कर रहा है मिडल ऑफ द क्वार्टर, मिडल मिडल आया मतलब 6 महीने का ले लेना। फिक्स अमाउंट वो ड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, 4.5 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस है। इसकी एंट्रीज हम लोग कल क्लास में देखेंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर बेटा अलग अलग केसेस है, ए से लेकर एच तक, आपको सारे केसेस अलग अलग सॉल्व करना है। हाँ, इसमें से ये वाला जो केस है ना, यहां पे मुझे प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। देखो, आपको अलग अलग डेट्स दिए हुए हैं ड्राइंग के, और अमाउंट भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट मेथड। राइट, पहले मैं आपको एक बता देता हूं कि उसने उसने 24,000 रुपए का ड्राइंग किया है साल भर में। राइट, लेकिन डेट पता नहीं है कब कब किया, मतलब केस नंबर बी, केस नंबर बी, उससे हम 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। हाँ, तो कैसा करना बेटा आप लोग, 24,000 पूरे साल का इंटरेस्ट है, पूरे साल का ड्राइंग है, 24,000 पे 10% लेना 6 महीने का। दूसरा केस, उसने ड्रॉ किया है 2,000 रुपए प्रति माह, मतलब एवरी मंथ, तो 2,000 पर मंथ है बेटा एवरी मंथ, तो पूरे साल का 24,000 हो गया। 24,000 रुपए पे ड्राइंग कैलकुलेट करना, पर उसने बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोला, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोला तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट, यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट। फिर अगला क्या बोला है, उसने 2,000 रुपए ड्रॉ किया है हर महीने को एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ 5.5 महीने का इंटरेस्ट। राइट, उसने ड्रॉ किया 2,000 रुपए हर महीने को, पर बोला नहीं है बिगिनिंग एंड मिडल, कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला नहीं है ना, 6 महीने का इंटरेस्ट ले लो। ई वाले केस में प्रोडक्ट मेथड से करना पड़ेगा। एफ वाले केस में क्या बोला है बेटा, बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 2,000 रुपए हर महीने को था, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई करके 24,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 24,000 का 10% मल्टीप्लाइड बाय 6.5/12। लेकिन यहाँ पे बेटा उसने 6,000 रुपए ड्रॉ किया है ईच क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर है, तो 6,000 रुपए एक क्वार्टर का ड्राइंग है, तो 4 क्वार्टर का 24,000 रुपए होता है। उसने 24,000 का ड्राइंग किया है ना, इंटरेस्ट भी आपको 24,000 पे लेना है, 24,000 पे 10% लेना। राइट, लेकिन कितने महीने का लेंगे, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बोला है ना बेटा, 7.5 मंथ का। उसके बाद क्या बोला है, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, 4.5 महीने का लेना। फिर बोला है मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर, मिडल बोला तो 6 महीने का, मिडल ऑफ द मंथ रहा तो भी 6 महीने का, मिडल ऑफ द क्वार्टर बोला तो भी 6 महीने का, और कुछ दिया नहीं है तो भी 6 महीने का। राइट, तो दिस इज योर होमवर्क। आगे का बेटा हम लोग कल क्लास में देखेंगे। ठीक है, कुछ डाउट्स भी है रखो, कल क्लास में देखते हैं। ठीक है।
चलो बाय।